हेलो एवरीवन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। यह हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 9 है। देखिए, इसमें मूल रूप से कहा क्या जा रहा है। पहले मैं एक समरी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जिस काल की बात कर रहा है उस काल में हमारे यहाँ कई बुद्धिजीवी वर्ग आ चुके थे, जिनको कि ये लगता था कि आम जनता में जो है राष्ट्रीयता का अभाव है। आम जनता को शायद इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि उनका शासक कौन है। उनको तो बस ये लगता था कि अगर कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उनका विरोध करें। उनके अंदर कहीं भी ऐसी भावना नहीं थी कि एक भारत देश हो और इसकी एक अनेकताओं में एकता हो, एक तरह की भाषा हो, एक तरह का नियम कानून हो, मतलब इसका सर्वथा अभाव था। ठीक है, देखिए, बुद्धिजीवी वर्गों के प्रवेश के साथ ही इस आंदोलन का स्वरूप बदल गया। इसमें से अधिकांश ऐसे लोग थे जो कि मिशनरी में पढ़े हुए थे और विदेशों में पढ़े हुए थे, तो उनके अंदर एक चीज़ समझ में आ रही थी कि नेशनलिज्म क्या होता है। और अन्यत्र दूसरे देशों से आए भी थे कई लोग उसमें से। तो इन लोगों ने देखा कि आम जनता के अंदर तो राष्ट्रीयता का ही अभाव है और अगर ऐसा रहा तो चिरकाल तक अंग्रेज हमारे देश के ऊपर शासन करते रहेंगे और हमारा आर्थिक उत्पीड़न और हर तरीके से उत्पीड़न करते रहेंगे। और इसके परिप्रेक्ष्य में इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विभिन्न संगठन सामने आए और जब वो संगठन आए तो सबका उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेज़ों से दूरी बनाना, कैसे लोगों को सिखाया जाए, अंग्रेज़ों को देश से बाहर कैसे किया जाए और स्वशासन कैसे स्थापित किया जाए, कि भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो संगठन बने उन संगठन के कार्यप्रणाली कुछ अलग तरीके की थी, हर एक की अलग तरीके की थी, लेकिन अंततोगत्वा उद्देश्य एक ही था, भारत से अंग्रेज़ों को हटाना, भारत से अंग्रेज़ों की आज़ादी। उनमें कई तरह के व्यक्तित्व भी सामने आए और उन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यह मानते थे कि हमें अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल करके ही काम करना चाहिए। तो जब उनके साथ मिलजुल करके काम करेंगे आप तो स्वतंत्रता तो हुआ नहीं, लेकिन उनके सामने एक उनके लिमिटेशन थे। उनको ये समझ में आता था कि हम अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से नहीं हटा सकते हैं, उनके साथ मिलजुल करके ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और ऐसे लोगों की संज्ञा नरम दल में दी गई। दूसरी तरफ गरम दल के लोग आए, जिनमें कि लाल बाल पाल, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ऐसे लोग थे, इन्होंने कहा अंग्रेज़ों से किस तरह का समझौता, आखिर इनसे किस तरह का समझौता, ये तो विदेशों से आए हैं, ये भारतीय तो हैं नहीं, तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं, भारतीयों का शासन होना चाहिए, अंग्रेज़ों से किसी भी तरह की स्वतंत्रता के समझौता की बात नहीं होनी चाहिए। अब अच्छा, इसी बीच में क्या है, एक प्रमुख व्यक्तित्व महात्मा गांधी का भी उदय हुआ भारत की राजनीति में, जो कि विदेशों से दक्षिण अफ्रीका से कट अनुभव लेकर के आए थे। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा किया, इसलिए संक्षेप में लेकिन इनके उद्देश्यों को कार्यप्रणाली को बताना चाहता हूँ। देखिए, गांधी जी का भारत के आज़ादी में क्या रोल था, क्या नहीं रोल था, यह एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गांधी जी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरे समयांतराल में गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको कि अंग्रेज दबा नहीं सकते थे। और अंग्रेज़ों का भी एक उद्देश्य था। अंग्रेज क्या सोचते थे, गांधी जी पहली चीज़ तो अहिंसावादी थे। ठीक है, वो हिंसा का विरोध करते थे, तो अंग्रेज़ों को उनसे डर नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को ये लगता था कि गांधी जी के साथ भारत का एक अपार जन समूह जुड़ा हुआ है
और अगर ये अपार जनसमूह जुड़ा हुआ है तो गांधी जी के एक आवाज़ पर वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मांग सकते हैं। और दूसरा, गांधी जी अंग्रेज ये भी जानते थे कि बहुसंख्यक भारतीय जनता अगर हिंसा पर उतारू हो जाएगी तो उनको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल काम, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी जो था भारतीय जनता और अंग्रेज़ों के बीच एक मूल कड़ी थे और इन्होंने आज़ादी की लौ को हमेशा जलाए रखा। माना कि कई जगह पर इन्होंने भी जो परिस्थिति व समझौता किया है, लेकिन आफ्टर ऑल वो भी एक व्यक्ति थे। उन्होंने किन परिस्थितियों में इसका समझौता किया उसको इतिहास में उसकी बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ और न मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो आइए मूल रूप से अब टॉपिक पे हम आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस 1942 की चर्चा कर रहा है। इन सब चीज़ों की हम बाद में, इन सभी को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिनका अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में हमको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रवाद का उदय। अब जिस राष्ट्रवाद की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की, वो चीज़ यहीं पर आ जाती है। उपरोक्त बदलावों ने, इसके पहले जो चर्चा की गई है वो हर टॉपिक में कि अंग्रेज़ों के शासन से क्या क्या अव्यवस्थाएँ पैदा हुई थी, कैसे हमारा समाज बदल रहा था, कैसे हमारा व्यावसायीकरण हो रहा था, उनकी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए उस सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो वो कहते क्या हैं, उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे से इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ के रहने वाले किसी भी वर्ग, जात, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। मतलब अंग्रेज़ों का घर नहीं, जिसको मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है, मतलब इन विदेशियों के लिए नहीं है जिसका अंग्रेज उपभोग कर रहे हैं। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। अब वही कह रहे हैं आर्थिक उत्पीड़न की बात कि अंग्रेज जो हमारे संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सर्वथा उनका नहीं है। तो यही पर राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ कि भारत की ज़मीन, भारत का संसाधन भारतीयों के द्वारा नियंत्रित तो भारतीयों के लिए है। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगे थे। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। चेतना मतलब क्या है? अंतर्मन से जो चीज़ें आई, मतलब उनको झकझोर रहा था, ऊपरी ने उनकी चेतना को जगा रहा था, गहरी होती जा रही थी। क्या ऐसा कैसे हो रहा, अंग्रेज कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। जैसा कि मैंने बताया कि बुद्धिजीवी वर्ग आ गया। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। अब देखिए इनकी स्थापना के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं एनसीईआरटी जब भी आपको बताता हूँ तो एनसीईआरटी तो कक्षा 7, 8, 9 के जैसे लिखी हुई है, लेकिन आप जब कंपटीशन देने की जा रहे हैं, आप आईएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तमाम सबऑर्डिनेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें केवल ये देखा जाता है कि आपने एनसीईआरटी को जिस तथ्य को देखा है उसके बारे में और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है कि नहीं किया है। इसी तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए पूना सार्वजनिक सभा 1870 में पूना में इसकी स्थापना महादेव रानडे ने किया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुख्य जो कार्यकर्ता थे वह गणेशवाद से दोषी थे, लेकिन मूल रूप से आप इनका नाम रखिए। इंडियन एसोसिएशन 1870 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा
19 दिसंबर 1884 माउंट रोड के एलिस रोड जंक्शन मद्रास, कहाँ पर है, माउंट रोड के मद्रास में, इसकी स्थापना किसने किया था, आनंद चार्लू सुब्रमण्यम अय्यर। बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 बम्बई फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 कुल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, बम्बई में हुआ था, ठीक है। और इसके महासचिव कौन बनाए गए थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और WC बनर्जी, यूएसएल बनर्जी। ह्यूम साहब जो थे ये एक IAS अफसर थे जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा में DM भी रह चुके थे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, है ना, उसको कहते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए एक सेफ्टी वॉल था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही इसको जो है प्रोत्साहित किया था। उसका सेफ्टी वाल्व का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कुकर में जब कभी भी प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और कुकर को फटने से बचाने के लिए तो उसमें सेफ्टी वाल्व लगाता है, जब प्रेशर अधिक होता है तो सेफ्टी वाल्व उड़ जाता है। तो इसके बारे में आमतौर पर लोगों का यही कहना, तमाम इतिहासकारों का, कि ये अंग्रेज़ों की चाल थी। इसीलिए इन्होंने ह्यूम को भी लाया था कि भारतीय जनता के बीच में अगर कोई गहरा असंतोष फैल रहा हो, हिंसात्मक रूप हो रहा हो, तो उसको इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य लोग संभाल सकते हैं। और इसके पहले कि विस्फोटक रूप हो, है ना, मतलब कि वो विस्फोट करें और फिर से हिंसात्मक आंदोलन हो, अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके इस संस्था को भी प्रोत्साहित किया था। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का साथ और सबके लिए, सर बराबर सभी, जैनिक मतलब लोगों का, है ना, ठीक है, जनता के लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों को लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता की एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद की बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। देखिए, यही बता रहा है कि सभी सभाएं, सभी संगठन जो है, चाहे देश के किसी भी कोने में काम कर रहे थे, उनके अंदर एक ही चीज़ थी कि भारत हमारा है, भारतीयों का है, और उनमें शासन करने का अधिकार भी किसको है, संप्रभु अधिकार किसको है, वो भारतीयों की है। अब संप्रभु की परिभाषा कर रहा है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। अब जब अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो भारतीय कहाँ से उठा सकते थे, तो इसी के विरोध में ये सब संगठन सामने आए। (1870) और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास अधिकार रहने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान क्या था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। वर्नाकुलर एक्ट के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट पीस लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों की विरोध की सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात को गहरी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता है। अब ये देखिए क्या है, अब वो कह रहे हैं कि एल्बर्ट बिल आया, वर्नाकुलर
एक्ट था जिसमें कि स्थानीय भाषा में लोग अपने विचारों का संप्रेषण करते थे। इसीलिए वर्नाकुलर एक्ट ला दिया गया कि स्थानीय भाषाओं में आप किसी चीज़ को प्रकाशित ही मत करिए, एक तरह से हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि स्थानीय भाषा को अंग्रेज समझ नहीं सकते थे। दूसरी तरफ एल्बर्ट विल में व्यवस्था किया गया कि अब भारतीय को भी अधिकार दे दिया गया कि वह अंग्रेज़ों के साथ समान न्याय व्यवस्था में समान जजमेंट दे सकता है, ठीक है, निर्णय दे सकता है। ये बात अंग्रेज़ों को नागवार गुजरी। जब नागवार गुजरी तो इस बिल को वापस ले लिया गया। इससे भारतीयों के अंदर ये भी लगा, पहले तो लगा कि कुछ समानता की स्थिति आ रही है, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये स्थिति जो है ठीक नहीं है और वास्तव में क्या है कि अंग्रेज़ हमको छोटा समझते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे भारतीयों के लिए अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 18 से ही महसूस की जा रही थी, किंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को असर को गहरा कर दिया था, है ना। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, जो मैंने बता दिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबत जी, WC बैनर्जी, सुरेंद्र बैनर्जी, योमेशन दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। प्रायः नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। देखिए क्या है, लंदन में रहने का इनके ऊपर क्या असर पड़ा था, है ना। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। प्रचारक को आप सभी जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रचार, रिपोर्ट्स आदि में, बैठकों, भाषण आदि के किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, ठीक। अब देखिए, कांग्रेस के पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनिक रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबत ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय या प्रतिनिधियों से मिलकर के नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। मतलब क्या है कि अब कांग्रेस का जो स्वरूप है वो राष्ट्रीयता की तरफ जा रहा था और सभी, माना कि इसमें अधिकतर लोग जो पढ़े लिखे लोग सब कहाँ के थे, कलकत्ता बम्बई के थे, लेकिन उद्देश्य सबका वो था जो कि तैयब जी के भाषण से मालूम हो रहा है कि हमें एक, क्या कह रहे हैं वो, किसी एक वर्ग समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक राष्ट्र, एक भावी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले वेल्थ ड्रेन, मतलब धन का निष्कासन कैसे हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन करने के बाद इस पुस्तक में लिखा कि हमारे देश से तो धन निकलता जा रहा है, अंग्रेज देश का पूरी तरीके से आर्थिक शोषण कर रहे हैं। और इस किताब के बाद भारतीयों का, कई बुद्धिजीवी भारतीयों की भी आंखें खुली, जिस पे इनका ध्यान नहीं जा रहा था। उभरता हुआ राष्ट्र, अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। क्या थी? मध्यम मार्गी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने की आवाज़ उठाई।
कांग्रेस का यह आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ कांग्रेस भारत में भी परीक्षा आयोजित किया। मतलब क्या है, वो यही कह रहे हैं कि स्वतंत्र, वो स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, वो मतलब शासन में ही मिलजुल करके अब ये चाह रहे हैं शुरुआती दौर में कि हम अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल करके भारतीयों की समस्या का समाधान करें। इसके लिए तमाम वो चीज़ों को कह रहे हैं कि विधान परिषद का गठन किया जाए, सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित किया जाए, जिससे कि हमारे भी लोग IAS अफसर बन सकें और प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकें। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी। क्यों? नस्लवाद का क्या मतलब है कि अंग्रेज अपनी नस्ल को श्रेष्ठ समझते थे। अब भारतीयों को वो एक तरह से अश्वेत तो नहीं कर सकते कि अश्वेत तो मूल रूप से निगरों को माना जाता है, लेकिन जो गोरे ने जो भारतीय लोग थे उनके साथ उनका नस्ली भिन्नता थी। उनको लगता था कि वो श्रेष्ठ प्रजाति के हैं और हम लोग गिरे लोग हैं। आंदोलन, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों में गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। भाई अगर भारतीय अफसर हो जाएंगे तब क्या होगा, ये जो हिस्सा भारी भरकम वेतन का वो भारतीयों में बंटने लगेगा। इसे विरोध कर रहे थे। इससे लोगों की उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी, है ना। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। अब यह है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग करने की बातें वो क्यों कर रहे थे। देखिए आज तो हमारा त्रिस्तरीय विभाजन है, ठीक है ना। तो वो होता क्या था कि अंग्रेज़ों की न्यायपालिका कार्यपालिका एक तरह से एक ही थी। वो जब भी चाहते थे भारतीयों को सजा दे देते थे। दूसरी बार आर्म्स एक्ट की बात ये थी कि अगर हमको ये लगता था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने से बना के कोई हथियार रखे हैं, है ना, तो अंग्रेज़ों को लगता था कि ये उनके लिए रखा गया, उनके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग जो है बिना लाइसेंस का हथियार रखेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने आर्म्स एक्ट ला दिया, ठीक है। लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि जब वो लाइसेंस देंगे ही नहीं तो भारतीयों के पास हथियार आएगा कहाँ से। जब हथियार कम से कम मिलेगा तो वो अंग्रेज़ों को लिए एक सुरक्षा का कवच बना रहेगा। इसलिए के विरोध में भारतीयों ने जो आर्म्स एक्ट का विरोध किया। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ती लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से, निर्यात तो कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड हो रहा है, खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के काम में दखलबाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब ये सब समस्याएं किसकी है, निर्यात हो गए, देश में अन्न की कमी हो जाएगी, ठीक। और क्या है कि सिंचाई के लिए अनुदान मांगा जाता था। अब ये, लेकिन अंग्रेज अपने सभी खर्च जो है अब भारतीयों के ही संसाधनों से निकाल रहे थे। इसलिए भारतीयों के पास कुछ एक तरह से बच ही नहीं रहा था, उनका शोषण हो रहा था। इसी विरोध में तमाम संगठन सामने आना शुरू हो गए और वो कहते हैं कि प्रशासन से वनवासियों की बढ़ती समस्याओं का बहुत सारे प्रस्ताव किए गए। पहले जैसे वन कानून भी लागू हो गया, जिसकी हम पिछले बार चर्चा कर चुके हैं। वन कानून में होता क्या था कि जैसे कि अब वन से ही जो आदिवासी लोग रहते थे उनको वंचित कर दिया गया था।
उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। वनों की लकड़ियों का प्रयोग अंग्रेज लोग जो है रेल पटरियों की आज के लिए कर रहे थे। तो वन कानून बना करके आदिवासियों की जो मूल भूमि थी उनसे ही उनको वंचित कर दिया गया था, जो उनकी जीविकोपार्जन का साधन था। इसकी चर्चा हम पिछले टॉपिक में कर भी चुके हैं विस्तार से। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, वही मैंने बताया था पाल बाल लाल, है ना, लाल बाल पाल जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने चाहते थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों के लिए सरकार नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करनी चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वही मैंने गरम दल की चर्चा आप शुरू में किया था। उन्होंने कहा ये मत उम्मीद करिए कि अंग्रेज जो है आपके साथ नेकनीता करेंगे, उनका हृदय दयालु हो जाएगा। नहीं, अपनी ताकत पे भरोसा करिए, अपनी भारतीय ताकत पर भरोसा करिए और उनको यहाँ से हटाइए। उनके साथ किसी भी तरह का नरमी करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हाँ, स्वतंत्र तो हम ही हैं, हम भारत के हैं, तो उनको कौन सा अधिकार है कि हमको परतंत्र बनाए? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत की ज़मीन में पैदा हुए हैं, तो हम मूल रूप से स्वतंत्र हैं। ये तो ज़बरदस्ती हमारे पर शासन कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेज़ों के साथ किसी भी मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं है। उन्नीस 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था और किसी सुविधा मिलने वाली थी किसको? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उनके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। यही इनका उद्देश्य था। देखिए अब क्या कहते हैं, सरकार को लग रहा था कि ये पूरा बंगाल जो है उनके खिलाफ है और पूरे आंदोलन को पूरे बंगाली नेतृत्व कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्या कि देखिए अगर बंटवारा भी करना था तो आपको गैर बंगाली इलाकों को अलग करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो प्रबुद्ध वर्ग का क्षेत्र था उसको ही हटा करके इन्होंने असम में मिला दिया, जिससे बंगाली क्षेत्रों से इनका संपर्क टूट जाए और आंदोलन की गति जो है धीमी पड़ जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया। और जुलूस निकाले गए। जनप्रतिनिधि के नए नए रास्ते ढूंढे गए जनप्रतिरोध के। इससे जो संघर्ष उपजा उसी स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यह जो आंदोलन आया वह स्वदेशी आंदोलन के नाम से आया। भारतीय जनता या बंगाल की पूरी जनता समझ चुकी थी कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता का विकास नहीं करना था, मूल रूप से क्या था, आंदोलनकारियों को दो धड़ों में बांटना था। बाल गंगाधर तिलक, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाली यह मराठी अखबार
किस भाषा में निकला था? मराठी अखबार किसने लिखाया था? बाल गंगाधर। इसका नाम था केसरी। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन बैठा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों और जुलूसों में शामिल होने लगे। अब कहता है कि मूल रूप से स्वदेशी आंदोलन तो बंगाल में फैला, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव नहीं था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र में किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन। कहाँ पर? आंध्रा में। ठीक है। और देखो, स्वदेशी आंदोलन है, लेकिन इसका नाम ही आंध्रा के डेल्टा में दे दिया गया कि ये वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपभोग को बढ़ावा दिया। इस स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया? स्वयं से ये क्या है, स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों एवं वस्तुओं के बहिष्कार करने पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। अब स्वदेशी आंदोलन का तात्पर्य क्या था? कि अंग्रेजों की सभी चीज़ों का बहिष्कार करो, अंग्रेजों का बहिष्कार करो। यहाँ तक कि हुआ था कि नाई धोबी बंद, मतलब कि नाई उनके बाल नहीं काटेंगे, धोबी उनके कपड़े नहीं सुनेंगे, हम अंग्रेजों के आयातित कपड़े को नहीं पहनेंगे, चरखा काट कर खादी के कपड़े बनाएंगे। मतलब इस तरह के तमाम आयाम को हम लोगों ने अपनाया। इसीलिए इसका नाम ही हो गया स्वदेशी आंदोलन, कि हम जब उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेज स्वयं कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। अब देखिए क्या है, अब हम मुस्लिम लीग क्या करें, बंगाल विभाजन बहुत अच्छा हुआ है, जहाँ स्वदेशी आंदोलन देश के चारों फैला। अब देखिए, ये विध्वंसकारी तत्व जो हैं, ये अंग्रेजों के समर्थन में जा रहे हैं कि बंगाल विभाजन बिल्कुल सही का किया गया है। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। मतलब क्या है, देखिए कि एक तरह से मतलब पाकिस्तान की नींव पड़ गई यहाँ पर, क्योंकि धार्मिक आधार पर ही चीज़ों का मांग किया गया और उसको अंग्रेज़ों ने मान लिया। और अंग्रेज़ों ने जब माना तो इसको उन्होंने भारतीय अधिनियम लागू किया गया था 1909 का, जिसको कहा गया था मार्ले मिंटो सुधार, है ना। लेकिन ये कैसा सुधार था, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अंग्रेज़ों को तो मुँह मांगी चीज़ मिल गई, जो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जो है आपस में विभाजित हो जाएं और आंदोलन जो है बिखर जाए, एक साथ ये लोग काम नहीं करने पाए। अब आइए देखिए, पहली चीज़ ये है कि अभी हमने पढ़ा था द इंडियन मिरर एक आया था। इंडियन मिरर क्या था? 1889 में अंग्रेजी पाक्षिक थी, मतलब क्या, फोर्टनाइटली, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक कौन थे? मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। बाद में ये दैनिक भी हो गया था, जिसको मैंने नहीं लिखा है। वंदे मातरम, जो कि जिस आंदोलन की बात यहाँ पर आ रही है, ये हमारा राष्ट्रगीत है। और 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की जो पुस्तक थी आनंद मठ, इसमें ये सबसे पहली बार गीतों के रूप में आया था, जिसकी भाषा मिश्रित थी, संस्कृत और बांग्ला। अब आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 के बारे में चर्चा करते हैं हम। ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने इशरत मंजिल पहले ढाका में इसकी स्थापना किया था, ठीक।
लाला लाजपत राय का ये चेहरा है, ठीक है ना, इनका फोटो है। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। ठीक, क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव के लिए हिंसा का उपयोग करना एक क्रांतिकारी हिंसा। परिषद क्या थी? प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। ठीक है। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम वर्गीय धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर विरोध शुरू हो गया। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम वर्गीय का दबाव बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। अब क्या है देखिए, अब वो कहता है कि ये टूट कहाँ पर हुई? सूरत अधिवेशन में, है ना। आप उनके कार्य करने के तरीके को देख सकते हैं कि यही कांग्रेस का विभाजन हुआ। मध्यम वर्ग से क्या है, दो वर्ग में बट गया, नरम दल और गरम दल, जिसकी कि वो चर्चा कर रहे हैं। और 1909 जिसकी बात हम कर रहे थे कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिल गया, यह भारतीय परिषद अधिनियम था। उस समय इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मार्ले जो थे भारत सेक्रेटरी थे, इंडिया सेक्रेटरी थे, और मिंटो भारत में वाइसराय थे। ठीक है। जन राष्ट्रवाद का उदय, ये क्या चीज़ है? देखते हैं भाई कि ये है क्या चीज़। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होने लगे। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। अब देखिए कि नया बदलाव आ रहा है। 1919 के बाद महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगी। 1920 के बाद कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, वो बता रहा जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद का मतलब कि समाज का हर एक वर्ग जो है कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजों को भगाने के लिए कृत संकल्प होने लगा था। पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत के सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए कांग्रेस ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। ठीक है, व्यावसायिक मुनाफे पर। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरती कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। अब चीज़ें महंगी अंग्रेजों ने कर दिया। किसके लिए? अपने लिए। कि उनको ये था कि विश्व युद्ध का खर्च हम कहाँ से निकालेंगे, तो वो भारत से निकाल रहे थे। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, वो जो वहाँ टिस्को वगैरह, जो हमारी इस्पात फैक्ट्रियाँ थी, जूते के व्यवसाय थे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, या कई ऐसे व्यवसाय थे जिसको अंग्रेज़ों की उस पर निर्भरता बढ़ गई थी, वो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, जिसको कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई थी। इस तरह से युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध में अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डालने लगे। अब देखिए, भारतीय लोग जो है, भारतीयों को सेना में नियुक्ति की जाने लगी कि जो कि वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की तरफ से लड़े। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के लिए मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। ये जो सैनिक थे जो कि जीविका के कारण अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो गए, जब वो एशिया और अफ्रीका में गए तो उन्होंने देखा कि यार हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, है ना, वो लोग वही काम तो हमारे देश में भी कर रहे हैं।
उनका शोषण कर रहे हैं, उन पर अधिकार कर रहे हैं और उन्हीं को दबाने के लिए हमें भेजा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे जब ये भारत लौटे हैं तो इन्होंने अंग्रेज़ों का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा। देखिए 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसको कहा जाता है कि सर्वहार वर्ग, है ना, जिसमें कि ये दिखाया गया कि भाई काम तो मजदूर और श्रमिक वर्ग करता है ना, और उसका उपभोग कौन कर रहा है? शासन कर रहा है, ठीक है ना। तो उनके विरुद्ध माना कि यहाँ पर तो एक हिंसक आंदोलन हुआ था, जिसमें कि 500 साल से चले हुए निकोलस जार की जो जार शाही थी पूरा समाप्त कर दिया गया था। अंतिम शासक निकोलस को भी हटा दिया गया था। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। वे यहाँ पर नस्लवादी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का अवसर मिल चुका था। मतलब इतने लोगों से मिलने के बाद उनको ये मालूम हो गया था कि वास्तव में भारत है क्या। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों और उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में। अब यहाँ पर दिखाइए, ये महात्मा गांधी जी का चित्र है। नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895, ठीक है। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। ये नटाल कांग्रेस का चित्र दिखाई दिया है, जिसमें महात्मा गांधी जो है देखिए कोट और टाई पहने हुए हैं। आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 और 22 के बीच के आंदोलनों के कुछ गहराई से देखें। रॉलेट एक्ट 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून क्यों विरोध किया गया, पहले देखा जाए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। और हड़तालों का भी उन्होंने आह्वान किया। अब देखिए क्या है, आता है कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट 1919 की जिसका विरोध हुआ है, ये सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह समिति का एक गठन किया गया था, जिसमें कि अंग्रेजों इसका एक और भी इम्पोर्टेंट कहा गया है, नो वकील नो दलील। मतलब कि रॉलेट एक्ट ने इतना अधिकार मिल गया इस एक्ट के तहत
अंग्रेज़ों ने अपने पास ले लिया कि वो जिस किसी को भी चाहते थे कि भाई तुम राजद्रोही हो, कहते थे देशद्रोही राजद्रोही। अरे भाई देशद्रोही राजद्रोही कहाँ भारतीय है, तुम्हारा देश ही कहाँ था कि राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही बता रहा है। उनको कहते थे कि राष्ट्रद्रोही हो तो उनके खिलाफ वो जो भी एक्शन लेना चाहते थे वो ले सकते थे, उनकी बात को सुनने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए कहते नो वकील नो दलील, वकील की कोई ज़रूरत नहीं कि जो आर्गूमेंट करे कि आप सही हैं कि गलत है। इसलिए इसका भरपूर विरोध हुआ। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ के रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का यह मुद्दा किसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान मतलब खलीफा पर बहुत सख्त संबंधी छोप दी थी, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस तरह की घटना पर भी भारत के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। ऑटोमन साम्राज्य क्या था कि जो पवित्र मुसलमान स्थान थे जिसमें खलीफा का नियंत्रण था, उसको अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के नेता, अब देखिए दो नेताओं का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने गांधी जी ने उनके आह्वान पर एक समर्थन किया और कांग्रेस से आह्वान किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलजुल कर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। गांधी जी ने देखा कि तुर्की में जो है खिलाफत के विरुद्ध जो कार्य हुआ था खलीफाओं के, उसका आंदोलन का नेतृत्व भारत में शौकत अली मोहम्मद अली कर रहे थे। उनको लगा ये सुनहरा अवसर है कि हिंदू मुसलमानों को एक मंच पे फिर से लाया जा सके, जिससे कि यह संदेश जाए कि अंग्रेज़ सिर्फ हिंदुओं के विरोधी नहीं हैं, वो मुसलमानों के भी विरोधी हैं। अब मुसलमानों के ही सिर्फ विरोधी नहीं हो, वो हिंदुओं के भी विरोधी हैं और वो हिंदू मुस्लिम जो हैं वो भारत के अंग हैं। ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ सकते हैं, है ना, लंबा टॉपिक हो जाएगा। उन 1921-22 के असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस कर दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जैसा मैंने बताया 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आएगी, परंतु यह तो आने वाले तूफान का सिर्फ एक झलक थी। देश की ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। अब देखिए क्या है जलियांवाला बाग, इसके बारे में चर्चा किया गया तो हम बता दें पहले इसके बारे में थोड़ा सा कि यह स्थान कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है। और यहाँ पर जो गोली चलवाने वाले थे वो कौन था, कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। बहुत तो डायर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वही डायर है वही डायर है। ये टेम्पररी अस्थायी रूप से ब्रिगेडियर जनरल इनको पंजाब को बनाया गया था। और दूसरे थे माइकल वुड डायर, ये थे पंजाब की गवर्नर। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में शहीद उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक, किसने हत्या किया था, उधम सिंह ने। किस विरोध में, क्यों ये तो गवर्नर थे, लेकिन जिस दो गोली वहाँ, क्योंकि आदेश इन्होंने ही दिया था, इसको मारने के लिए उधम सिंह वहाँ गए थे। और एक इतिहासकार मालती मलिक का ये कहना है कि उधम सिंह को बाद में वहाँ फांसी दे दी गई थी। ऐसा है बताया गया है
कि इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख दिया था। इनका कहना है, क्योंकि उनको लगता था, देखिए राम मोहम्मद सिंह मतलब राम हिंदू, मोहम्मद मुसलमान, सिंह मतलब सिख, वो तीनों को एक मानकर चलते थे और कहते थे इन तीनों को आज़ादी चाहिए थी। ठीक। अब चौरी चौरा की बात आती है। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह रास्ते अपनाए गए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने कहाँ खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। देखिए यहाँ पर क्या है, अहिंसक चल रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी क्या, लोगों को किसी तरह से इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। वन सत्याग्रह किए गए, इनकी चर्चा कर चुके हैं हम पहले टॉपिक में ही, गुंटूर के। इन सत्याग्रहों में कई बार चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। अब वो कह रहे हैं कि सत्याग्रह करते, गांधी जी कहते थे भाई कि एक न्यायपूर्ण ढंग से काम करिए, लेकिन कुछ सत्याग्रही ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम टैक्स नहीं देंगे और अपने लोगों को, जानवरों को आपको उस क्षेत्र में भेज देंगे जहाँ पर हमको चराने का कोई शुल्क नहीं देना है। तो गांधी जी इन सब नीतियों से अक्सर नाराज होते थे। क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों को, उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर को कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। ये उनको भरोसा था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। उनका मतलब ये था कि गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं उसके आधार पर जो है उन्होंने अपने को क्या किया है, उन्होंने स्वराज का ऐलान कर दिया कि हमारा राज आ जाएगा, उनको भरोसा था। सिंध, मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। वही खिलाफत आंदोलन से क्या, देखिए ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग आंदोलन गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलनों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए, कहाँ पर, असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों को नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। मतलब देखिए, गांधी जी को एक देवता के, भगवान के रूप में ये लोग मानने लगे थे कि सभी समस्याओं का निदान जो है गांधी जी के पास है। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि है ना, जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा था। इन तस्वीर में वो कृष्ण के साथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर, देखिए यहाँ पर दिखा दिया गया है कि वो भगवान कृष्ण के तरह से सारथी हैं और इन लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुरुक्षेत्र में जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था।
जनता के महात्मा, इन उदाहरणों के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, मतलब जिसको उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश की स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयों की जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। अब देखिए, प्रतापगढ़ का आंदोलन दे रहा है पट्टेदारों का, कि प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। वो मतलब कि वो ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन को पट्टे पे ले रहे थे, है ना। तो लेकिन किसानों ने अपनी सूझबूझ से इनको हटा दिया, और किसानों का ये मानना था, तो मतलब कई बार ऐसा भी हुआ कि आंदोलन का रूप हिंसक हो जाता था, गांधी जी के सिद्धांतों से अलग भी जाना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको गांधी जी में 100% विश्वास था। ये वही चीज़ है जिसके बारे में कहा गया है, और इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। इसी से समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। 1922 और 1929 की घटना है। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। अब ये देखिए, चौरी चौरा में ये घटना कहाँ पर हुई थी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है, जिसकी वजह से गांधी जी चूँकि अहिंसावादी थे, उनको लगा कि ये तो हिंसात्मक रूप ले लिया, इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। माना कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे, अंग्रेज़ दबाव में आ सकते थे, लेकिन फिर भी मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास, ये देखिए हैं, और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी, क्या दलील थी, कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यमों से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। अब ये लोग वही चीज़ हैं, जैसे इनका उद्देश्य है कि हम शासन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। भागीदारी जब सुनिश्चित करेंगे तब हम सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकेंगे और अपने अनुकूल कोई भी व्यवस्था पाने का हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। 20 के दशक के मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे इस दशक के आखिर। अब देखिए क्या है आरएसएस, इसकी स्थापना किसने किया? 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन
दिन भी क्या है, विजयदशमी। नागपुर में डॉक्टर केशव हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था। ये चित्ररंजन दास का फोटो है और ये क्या थे, देखिए ये पूर्वी बंगाल में वकील थे, ठीक है। इनका ध्यान रखिएगा कि इनका व्यवसाय क्या था, ये पेशे से क्या करते थे और कहाँ कर थे ये। हमें पहले दिखाया गया है, देखिए कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन के अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, ठीक है। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में काफ़ी असंतोष पैदा हो गया। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तब प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनों का नारा था साइमन वापस जाओ। इसके पहले देखा है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया है ना। जवाहरलाल नेहरू के, ये पिछले पन्ने का कंटिन्यूएशन में है, अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है ना। अब देखिए क्या है साइमन कमीशन, क्या है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था। भाई आप आए हैं भारतीयों की स्थिति का आकलन करने के लिए, भारतीयों की समस्याओं को समझने के लिए, कि क्या इनका उपाय हो, जबकि वो लोग आ रहे हैं भारतीयों की समस्या जो कि भारत कभी आए ही एक तरह से नहीं थे। ये ब्रिटिश संसद के सात सदस्य थे जिनको कि भारत के न भूगोल की जानकारी थी, न राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी थी, न भारतीय जनता के साथ इनका कोई मतलब कि आपस में इनका कई विचार आदान प्रदान हुआ हो, तो वो भारतीयों की किस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जानबूझ करके जो है इसको पहले डाला कि शायद भारतीयों को लगेगा कि हमारी समस्याओं का समाधान अंग्रेज करेंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझ कर इसका, और इसीलिए इसका बहुत पुरजोर विरोध हुआ। देखिए साइमन अभी का भारत सचिव, मतलब भारत के जो सेक्रेटरी थे लॉर्ड बर्किनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्य में साइमन भी हैं। कौन थे? क्लेमेंट एटले, जॉर्ज लैंड फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडागन, बर्नार्ड हाशफान, हैरी लेविलासन, इन लोगों की कमेटी बना करके बाहर भेजा गया। स्पष्ट है भाई कि जो भारत के बारे में कुछ जान ही नहीं रहा वो भारत की समस्याओं का क्या निदान करेगा। अभी हमें भेज दिया जाए कि नेपालियों की समस्या जाकर आप नेपाल में देखिए, मैं नेपाल कभी गया ही नहीं हूँ तो मैं उनकी समस्या क्या समझ सकता हूँ। मुझे भेज दिया जाए कि आप चले जाइए अमेरिका में, मैं वहाँ की समस्या का समाधान करिए, मैं अमेरिका कभी गया ही नहीं हूँ, ठीक है। इसीलिए इनका विरोध हुआ और वो नारा लोगों ने लगाया साइमन गो बैक, साइमन वापस आओ। हाँ, इसको मैं बताऊंगा क्योंकि ये हमारे जाबांज क्रांतिकारी की बात है ना। बाहरी कानून को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अभिवृद्ध शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। देखिए औपनिवेशिक शासक के साथ साथ अमीर शोषक वर्ग जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते थे उनसे लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। मानकर चलिए जैसा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSAR की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए गए भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। अब देखिए, इन्होंने जो बम फेंका वहाँ पर, उनका क्या था, वो केवल धुआं कर रहा था। उनको ये था कि अंग्रेज हमारी समस्या को नहीं सुन रहे हैं, तो कम से कम इस तरह की जब स्थितियाँ पैदा होंगी तो अंग्रेजों को लगेगा कि एक तरह समझिए ध्यान आकर्षण, उनके ध्यान को आकर्षण करने के लिए किया गया था कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये लोग बताना ये चाहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी तो हम आपको ध्यान आकर्षित कर हमारी समस्याओं को सुनिए, नहीं तो हमारी ताकत को देख लीजिए। अब देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू की बात आई है कि जहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात किया है, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया था। लाहौर कहाँ पर है? रावी तटी के नदी के तट पर। इसे कॉम्पिटिशन पूछा जा सकता है। अब यह है कि जेपी सैंडर्स की हत्या को क्या नाम दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र। वास्तव में क्या था कि लाहौर के एसपी उस समय थे जेम्स ए स्कॉट। कहा जाता है कि लाठीचार्ज का आदेश इन्होंने दिया था, कहा जाता है, जिसमें कि लाला लाजपत राय घायल हो गए, बाद में मर गए। तो कहते हैं कि इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य जेम्स ए स्कॉट को ही मारना था और वो गलती से सैंडर्स को मार डाला, जिसको कि लाहौर षड्यंत्र का नाम दिया गया। और उसके बाद क्या है कि 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, अब इनका देखा पूरा नाम क्या था, शिवराम हरि राजगुरु, सामान्य रूप से राजगुरु लोग बोलते हैं, सुखदेव को सुखदेव बोलते हैं, पूरा नाम सुखदेव थापर को फांसी दे दी गई। दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप में आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई पर उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। मतलब क्या, नमक कानून क्या है? उस समय क्या था? उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह में स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरीके से अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया गया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चले गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि मैं नमक खुद बना रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो अधिग्रहण किए, जो स्वामित्व प्राप्त कर लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आम जनता की चीज़ है, इस पर टैक्स लगाना बहुत बड़ा गलत काम है, पाप है। यहाँ पर देखिए, गांधी जी उनके अनुयायी लोग हैं, यहाँ पर गांधी जी जो है प्राकृतिक रूप से नमक बना रहे हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, इसमें एक नाम आता है अब कर्नाटक की अंबाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता से राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। देखो, अंग्रेज ही मानने लगे थे।
स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर जाने लगी थी। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसाय व शासन में जगह दिलाई। पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई, है ना। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरेबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वो जेल से बाहर होती थी, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कटाई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसी क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता भी दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी ने भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने इस बात के लिए उन्हें तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। चित्र में आपने देखा कि एक महिला गांधी जी के बगल में खड़ी है, और चूँकि महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी इस तरह के क्षेत्र में नहीं चाहते थे गांधी जी, वो उसका विरोध करते थे। लेकिन सरोजिनी नायडू ने कहा कि जब हर आंदोलन में महिलाएं चल रही हैं तो नमक आंदोलन में क्यों नहीं ले चलते हैं। उन्हीं के सलाह पर गांधी जी ने जो है नमक आंदोलन में, सत्याग्रह में जो है इनको भी शामिल कर लिया था। अब देखिए दांडी मार्च में क्या था, गांधी जी 78 लोगों के साथ, मतलब स्वयं गांधी जी को मिला दिया तो 79 लोग दांडी मार्च में शामिल हुए थे। अब आती है बात सरोजिनी नायडू की। अब आगे उनको बारे में देखते हैं क्या आता है। महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931। 1920 के दशक के शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रही सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। अब देखिए सरोजिनी नायडू का चित्र देखिए, फिर उसके हम चर्चा करते हैं। सरोजिनी नायडू देखिए ये है, उनके बारे में कह रहा कि वो पहली महिला थी। वास्तव में क्या था कि देखिए ये 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष हुई थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि इसके पहले कलकत्ता अधिवेशन में एक अंग्रेज महिला एनी बेसेंट ने जो है अध्यक्षता की थी। अब देखिए गांधी को वही आगे बता रहे हैं आप पिछले पन्ने से, उन्होंने पानी उबाल करके भी नमक बनाया है। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के लिए निर्मम दमन के लिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। कब मिला प्रांतीय स्वायत्तता? 1935 में। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी गई। अब देखिए सरकार में भारतीयों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष काजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को
19 लोग नवरंगगढ़ स्थित पोपरबंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई लोगों को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजाति नेता को भी फांसी पर लटकाया दिया गया। इनको आप एक तरह से मान कर चलिए कि ये बिरसा मुंडा टाइप के ही व्यक्तित्व थे, जनजाति नेता थे, लेकिन बिरसा मुंडा को भगवान लोग मानते थे, इनको भगवान नहीं मानते थे। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता को अपनी प्रभात में नहीं देख पाएंगे। मतलब उनको लगता था कि स्वतंत्रता जरूर मिलेगी, जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्षों में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। पहले आइए थोड़ा हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लें। ये सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। ये नाम भी उन्होंने दिया था। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया था। 1941 में जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। कहाँ पहले किया? कलकत्ता छोड़े, फिर सिंगापुर, है ना। भारत को अंग्रेज़ों के नियंत्रण में मुक्त करने के लिए उन्होंने वहाँ आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल कांग्रेस INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो सका। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की सेना कहाँ से आई थी? वास्तव में ये था कि जो भाड़े के सैनिक विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे, उनको जापानियों ने बंदी बना लिया था, है ना, ज़्यादातर को। अब वो वेल ट्रेंड तो थे, हथियारों के साथ थे। तो जब नेताजी वहाँ पहुँचते हैं और इस संघर्ष की बात करते हैं, तो वही सैनिक अपने शस्त्रों के साथ नेताजी के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए चल देते हैं, और यही इंडियन नेशनल आर्मी थी। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। 1930 के दशक इस विचार तक पहुंचने के लिए 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए अब देखिए, इनके बारे में आप सब देख रहे हैं, चित्रों में समझाया गया है इनके चित्रों को। इसको तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से, चित्रों को देखकर क्या कहा गया है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। गांधी जी जिन वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता
दक्षिण में नमक सत्याग्रह, देखिए दक्षिण में किसने किया, राजगोपालाचारी ये हैं, दक्षिण में नमक। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है, स्वतंत्र भारत के पहले। और वैसे कौन था गवर्नर जनरल, वास्तव में लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इसे इनकी चर्चा मैंने कर दिया है। अब सरदार पटेल को देख लीजिए। पटेल नादियावाड़ गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। कहाँ के थे, नादियावाड़, ठीक है। फिर उसके बाद पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मोहम्मद अली जिन्ना को आप देख ही रहे हैं क्या है। इस चित्र में कहीं से नहीं लग रहा है कि इनके अंदर आपस में कटुता की भावना पैदा हो सकती थी। अब यहाँ पर भी देखिए एक चित्र में दिखा रहा बम्बई अधिवेशन के बारे में, जहाँ पर ये लोग आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। अब आगे मूल बिंदु पे आते हैं। ये जो चित्रों में दिखाया गया था ना, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इस पे आते हैं। ये देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में वे अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, खुदाई खिदमतगार इनकी संस्था का नाम था, ठीक है। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। देखिए क्या था, अहिंसक आंदोलन, गांधी जी की तरह से। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस को अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। अब देखिए ऐसा है, अब्दुल गफ्फार खान जो है ये इतने अच्छे नेता थे कि इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसको बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। इसमें जो पुरुष थे वो लाल शर्ट पहनते थे, महिलाएं काला वस्त्र पहनती थी। इनका लाल कुर्ती आंदोलन बहुत प्रसिद्ध था। और 1987 में इनको भारत का सर्वोच्च जो है सम्मान, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। तीस के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद कर दी। देख रहे हैं ना, ठीक है। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपने प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। लीग का कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। अब मुस्लिम लीग, जिनको नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो कहते थे भाई मुझसे बात करिए, मुसलमानों का भविष्य का निर्णय हम लेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी भी मुसलमान काफ़ी जुड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस उनकी बातों को इनकार करती थी। जबकि वो चाहती थी, अंग्रेज जो है चाहते थे दोनों से वार्ता करके एक रास्ता निकाला जाए, जिसमें वो असफल हो रहे थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए अच्छी सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मार्ग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, देखिए विभाजन की बात नहीं कर रहा है, और उसे मुस्लिम बहु क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। वो कहे थे भाई हिंदू मुसलमान के क्षेत्र, ठीक है, मुसलमान का क्षेत्र जहाँ बहुल हैं, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उनमें उनको कुछ स्वायत्तता दे दी जाए, कुछ विशेष अधिकार दे दिया जाए, लेकिन भारत का विभाजन न किया जाए। और
दिया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधान पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभावी था, अवश्यंभावी था। ठीक है। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में भड़के दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते हैं। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ कर जाना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर वे लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का यह नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह से ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। अब ये उनका दृश्य दिखा रहा है जो कि विभाजन के समय आए थे। अब देखिए, जो कमेटी आई थी वो 3 सदस्यीय कमेटी थी, कैबिनेट मिशन। उसमें कौन लोग थे? इसकी स्थापना की थी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसमें मिस्टर एटले। इनके द्वारा 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। उसमें कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन किया गया था? 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अब वो कह रहा है कि जिस आंदोलन को लेकर के हम चल रहे थे, है ना, उस स्वतंत्र तो हम कांग्रेस हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन उसकी परिणति बहुत ही विभत्स रहा। क्यों? क्योंकि विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, सब कुछ हो गया। जबकि कैबिनेट मिशन इसका विरोध कर रहा था, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे ने जो है मुसलमानों को एकदम एक अलग तरह के उस स्थिति पैदा कर दिया कि नहीं, अब मुझे देश चाहिए। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान आया उसके तहत देश का बंटवारा हो गया था। ठीक है। अफ्रीका में राष्ट्रवाद और घाना का उदाहरण। कहते हैं कि देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न फलों को आपने देख लिया, और अन्यत्र में देखिए क्या है, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेश विरोधी संघर्षों के तहत हुआ। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। अब कहे तानाशाही जैसा था, हमारा कुछ अलग था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधित्व के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी। यहाँ का रूप अलग है। देखिए, यहाँ फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और ख़राब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन हुए। अब देखिए क्या कहता है ना, अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत ही नहीं थी। यहाँ पर क्या अफ्रीका की स्थिति बताया कि वहाँ पूर्णतः तानाशाही थी। यहाँ तो हम लोग थोड़ा सा अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के चुनाव के माध्यम से सहभागिता पा गए थे। 1957 में घाना के स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का एक पहला देश बना। क्या है? 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के लिए। इसके पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपल पार्टी कर रही थी। किसके कर रही थी? क्वामे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपल पार्टी कर रही थी। घाना की जनता में स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया था।
क्या है देखिए, हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का स्थापना किया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी की चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने इस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में इस विधान परिषद के चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह से घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब देखिए, जो काम यहाँ पे कांग्रेस कर रही है वह, या गांधी जी को नेतृत्व को अगर मान लिया जाए देश में, तो वही काम यहाँ पर क्वामे नक्रुमा कर रहे हैं और इनकी पार्टी कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी, जिससे कि घाना की जनता को जो इन सब समस्याओं के सामना करना पड़ा रहा था उनसे इनसे छुटकारा मिला। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमने स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया और उसमें कौन कौन से संगठन सामने आए, कौन कौन से व्यक्तित्व आए, उन्होंने किस तरीके से, किस आयाम से उद्देश्य, एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास किया और अंततोगत्वा क्या हुआ उसकी परिणति वो बता रहा है कि स्वतंत्रता जरूर मिली लेकिन बहुत ही विनाशकारी रूप में हमारे सामने आया। हम उस स्वतंत्रता को खुशी के साथ नहीं मना सके। चारों तक चीख चीत्कार थी। पाकिस्तान से गाड़ियाँ, लोगों के हाथ कटे, मर्डर किए हुए लोग आते थे और कुछ स्थितियाँ यहाँ से भी ऐसी थी। तो इस प्रकार से इन पूरी परिस्थितियों का इसमें वर्णन किया गया है। अगले और अंतिम टॉपिक में हम आप के साथ एक नई चीज़ लेकर के आएंगे। टिल देन, बाय बाय।